नमस्कार। जनता के मुद्दे की बात में अब हम पहुंच चुके हैं नरेला के साफियाबाद रोड पर। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्हें किसी परिचय की तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ नरेला के अध्यक्ष भाई जोगिंदर दहिया जी। जोगिंदर दहिया जी के बारे में जैसा कि मशहूर है कि चाहे सरकारी डिपार्टमेंट हो, पुलिस प्रशासन हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, जनता के कामों के लिए दहिया जी नियमित रूप से आवाज़ उठाते रहे हैं। कई बार इन्हें कहना तो नहीं चाहिए, पर कई बार जनता के मुद्दों को उठाने के दौरान इन्हें जान से मारने तक की धमकियां भी मिली, फिर भी इन्होंने जन सेवा और जन सरोकार के मुद्दों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। दहिया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। दहिया जी, शुरुआत अभी मौजूदा हालात से करते हैं। देश कोरोना महामारी से पीड़ित है। 3 चरणों का लॉकडाउन ख़त्म होने को है। आज तीसरे चरण के लॉकडाउन का आखिरी दिन है। कल से जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, चौथा चरण शुरू होगा, लॉकडाउन 4। हम अभी दिल्ली तक ही सीमित होकर अपनी बातचीत को रखेंगे। दिल्ली में जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हो सकता है कि केंद्र से अगर सहमति मिली तो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सोमवार से चालू कर दिया जाएगा। सवाल मेरा ये है कि कोरोना के मामले जिस तरह से दिल्ली में बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए सार्वजनिक परिवहन को चालू करना कितना सही होगा? देखिए, परिवहन व्यवस्था को चालू करने से पहले तो मार्केट भी खोलनी पड़ेंगी और फिर इस कोरोना महामारी बीमारी से जो बीच के मंझले व्यापारी हैं उनकी कमर बिल्कुल टूट चुकी है। उनको काफ़ी नुकसान हो चुका है और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे आदमी अपने जीवन से भी हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि पैसे का एक ऐसा संबंध होता है, कोई जिसने उधार लिया है उसको चुकाना पड़ता है, और जब पैसा नहीं चुका पाएगा। दहिया जी, हम उन मुद्दों पर ज़रूर आएंगे। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो संभावना अभी बन रही है कि अगर केंद्र ने गेंद अगर राज्य सरकार के पाले में डाली तो दिल्ली में सोमवार से जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है, यानी बसें हैं, टेम्पू हैं, वो शुरू हो जाएंगी। तो जब तक अभी तक कोई ऐसी जानकारी दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दी गई है कि जो भीड़ उमड़ेगी, जो लोग 50 दिनों से 55 दिनों से घरों में बंद हैं, जो भीड़ उमड़ेगी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के चालू होने पर, उसको कंट्रोल करने की क्या व्यवस्था है सरकार के पास? ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पीछे शराब की दुकानें खुली थी, भीड़ उमड़ी, वो पूरी दुनिया ने देखा। सवाल मेरा वही है बेसिक कि बिना कोई व्यवस्था किए सोमवार से अगर सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को खोलती है तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, बगैर व्यवस्था किए अगर कोई चीज़ खुलती है उसका साइड इफ़ेक्ट तो कन्फर्म है, क्योंकि सरकार घोषणा तो करती है, उस पर अमल बिल्कुल नहीं करती। जो सरकार एक बार कहती, परिभाषा ही नहीं समझ में आती जनता को, वो कौन से डिसीजन लेती है, कौन से कानून पास करती है। एक तरफ तो कहते हैं भाई हमने प्लम्बर को छूट दे दी या इलेक्ट्रिशियन को छूट दे दी, एक कहते हैं पंखे बेचने की छूट दे दी। अरे पंखा कोई अकेला पंखा नहीं बिकता, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, उसके साथ हुक भी लगता है, तार भी लगता है, नट बोल्ट भी लगता है, वे कहाँ से आएगा? उस दुकान वाले को कंडीशन लगा दी जाती है कि आप फैन बेचेंगे लेकिन नट बोल्ट हुक नहीं बेचेंगे। उस फैन का जनता करेगी क्या? सरकार ने ये स्पष्ट निर्देश दे देने चाहिए। और जो भी समस्याएं हैं मार्केट में खुली ही है। पहली बात तो सरकार ने लॉकडाउन चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, कहीं ना कहीं सरकार ने इसका साइड इफेक्ट जरूर होगा। जो शराब के ठेके खोले गए हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए। शराब के ठेके खोलने थे, सरकार ने अपने रेवेन्यू के लिए खोले, और जो खोल भी दिए तो उनको प्रॉपर मात्रा में जितने सुचारू रूप से चले सबको खोल देते। जब खोलने ही थे जो नुकसान होना था हो लिया। अब वो सीमित मात्रा में खोल के भीड़ इकट्ठा की और कहीं ना कहीं महामारी को फैलाने का कार्य ये दिल्ली सरकार ने किया है, और मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ, विरोध करता हूँ। दिल्ली सरकार ये फैसला बिल्कुल गलत था। अगर जो खोलना था तो कुछ छोटे छोटे व्यापारियों को, सरकार फिर से वही बात कह रही है कि हम कुछ बसों को शुरू करेंगे। देखिए, सरकार मारने का काम कर रही है। अब तो कहीं ना कहीं जनता में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है। अगर सरकार ने लॉकडाउन नहीं खोला तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। लोग रोडों पे आ जाएंगे, जिसके आशियाने जुड़ रहे हैं, जिसके उद्योग जुड़ रहे हैं, वे कहाँ जाएंगे?
कहते हैं लेबर की केयर किसने की है? जो राशन बांट रहे हैं, जो खाना दे रहे हैं, बहुत ही घटिया क्वालिटी का खाना है। जो किटें दे रहे हैं, बहुत ही घटिया क्वालिटी की किटें हैं। क्या दे रही सरकार और क्यों दे रही है? एक तरफ से तो राशन भी दे दिया, पैसे भी दे दिए। अरे ऐसा नुकसान क्यों कर रहे हो? लेना था हमें तो सैनिटाइज लेना था, मास्क लेने थे, ग्लव्स लेने थे, टेस्ट किट लेनी थी, जो सरकार नहीं ले पाई। आज भी प्राइवेट लैबों पर भी एक कह रखा है किसी का कोई कोरोना टैक्स नहीं होगा। तो ये क्या है? इससे कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं जनता को मारने का प्रयास सरकार कर रही है। मैं तो कहता हूँ ऐसा लॉकडाउन हमें नहीं चाहिए। या तो हमें सुविधा दें, कोई मेडिकल सुविधा सरकार के पास नहीं है, किसी को ले जाकर रोक दिया जाता है। क्या कोरोना महामारी से ऐसे निपटा जाता है? अगर किसी को देखिए समस्या है, हमारे पास समाधान नहीं है, मैं मानता हूँ किसी भी कोई नई बीमारी हमारे पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन हम उसका रोकथाम के लिए गाढ़ा बना के देते हैं उनको। या कहीं ना कहीं जो आयुर्वेदिक है हम सारे फार्मूले लेते हैं। कहीं ना कहीं सरकार पिछड़ रही है। किसी को गर्म पानी नहीं मिल रहा, उसको एक एक किटली दे देते, एक मरीज को एक किटली खरीद के दे देते, क्या होता? अगली धो के दूसरे को दे देते। तो कहीं ना कहीं सरकार इस अपने उद्देश्य भूल गए हैं। हमारे पास हॉस्पिटल में जगह नहीं है। आपको अगर थोड़ा भी टेम्परेचर ऊंचा है, बुखार है, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ पूरे दिल्ली में कोई हॉस्पिटल पकड़ेगा नहीं, कोई नहीं दखल करेगा आपको। तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं, कोरोना ही नहीं है, उसके साथ कोई डेंगू का पेशेंट है, या कोई शुगर का पेशेंट है, या कोई दमे का पेशेंट है, बहुत सारे पेशेंट हैं। किसी का बच्चा बीमार है, किसी को हॉस्पिटल वाले बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, दूर से ही कह देते हैं। ये सरकार की नाकामी है, सरकार का आधा अधूरा आदेश है जो नहीं मान रहे। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जनता भुगत रही है, और इसलिए जनता में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है। और मैं खुद कहता हूँ, मैं खुद विद्रोह करने वाला हूँ, क्योंकि लोगों को सरकार मारने पर तुली हुई है। इस सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ड्रामेबाजी बंद करे, जो बांटने की राशन बांट रहे हैं, किट बांट रहे हैं, किसी कोई भूखा नहीं है देश में। 5% नकारा आदमी जो भूखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 80% 90% वे आदमी मर रहे हैं जिनके काम धंधे बंद हैं। सरकार ने एक तरफ तो कह दिया भाई जो इंडस्ट्रियल हैं, जिसके पास कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वे आदमी इस पे कहीं ना कहीं उनको सैलरी ना काटें, उनको मदद करें। और ऊपर से कह दिया भी किसी का किराया कोई रह रहा है तो उसका किराया ना लें। मैं जानना चाहता हूँ जो खाई किराए का रहा है वो कहाँ जाएगा? सरकार ने उसको क्या दे दिया? किराया नहीं मांगा, वो धीरे धीरे किस्तों में दे दिया कोई, लेकिन बिल्कुल नागा तो नहीं होने चाहिए। वो भी तो किसी न किसी उम्मीद में। दिल्ली में तो कई मकान मालिकों पर FIR तक दर्ज करवा दी है। तिवारी जी, हमारे देश का दुर्भाग्य है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कहीं ना कहीं कानून को थोपा जाता है, लीगल तरीके से कोई कार्य नहीं है। ये सब जो एक कानून बना दिया, हमारे यहाँ कानून तो ठीक है, लेकिन वो लचीला भी है, उसमें बच निकलने का रास्ता भी है और मारने का भी रास्ता है। इसमें ना तो गरीब आदमी फंसता, ना अमीर आदमी फंसता है इसमें बीच वाला। सभी कानून बीच वाले के लिए लागू होते हैं। अच्छा दहिया साहब, एक चीज़ और, जैसा अभी बीच में आपने मज़दूरों की बात कही थी, चाहे केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हो, दोनों ने कहा है कि फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देनी चाहिए, पर उसके उलट जो लोकल में खुदरा जो मार्केट है उसको नहीं खोल रहे, मॉल नहीं खोल रहे, बाज़ार नहीं खोल रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो व्यापारी है, जो बड़ा उद्योगपति है या जो छोटा मैन्युफैक्चरर भी है, वो माल का मैन्युफैक्चरिंग करके करेगा क्या? गोदामों में रखेगा जब उसको बेचने के लिए बाज़ार ही नहीं खुल रहा। देखिए जी, ये तो मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका कि हमारी सरकार का जो लचीला आदेश है वो आधा अधूरा है, कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। मैं इसीलिए तो बोल रहा था, हमारी सरकार जो आदेश देती है वो स्पष्ट नहीं देती, उलझन का आदेश देती है। एक तरफ तो कहते हैं खोल लो, एक तो पुलिस वाले का कहते हैं इसको बंद करो। किसकी सुने? पुलिस का डंडा चलता है, कहीं ना कहीं उनका SDM की तरफ से दबाव होता है, आगे काम करो। तो अभी जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 20 लाख करोड़ रुपए जो है सिस्टम में दे रहे हैं राहत पैकेज के तौर पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें परेशानी क्या क्या है, इसमें सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं जो राहत की राशि है ये बैंकों के मार्फत मिलेगी, चाहे MSME को मिले, रेहड़ी पटरी वालों को मिले या किसी को भी मिले। बैंकों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लोन बांटने का वो जग जाहिर है, ज़रूरतमंद को लोन मिलता नहीं, और जिसे ज़रूरत है नहीं उसे लोन बैंक थाली में परोस के देती है। तो ऐसे हालत में
जो बात कही जा रही है मीडिया के मंचों पर आकर कि हम भारत को जो है स्वदेशी की तरफ लाना चाहते हैं, लोकल से वोकल की तरफ लाना चाहते हैं, जब बैंक लोन ही नहीं देंगे ज़रूरतमंद को तो ये होगा कैसे? क्या आपको नहीं लगता कि इस योजना में भी बैंकिंग सिस्टम जो अभी मौजूदा है वो पलीता लगा देगी? देखिए, मैं तो पीछे भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ, कानून की सारी जो हमारी प्रतिक्रिया वो शेप नहीं है। उद्योग लगा लो, उसमें इतने कानून लगाते, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग भागीदारी, निगम की अगर अलग भागीदारी, दिल्ली सरकार की अलग भागीदारी। अरे 3-3 आदमी को कौन निपटेगा? एक आदमी कर दे, चाहे दिल्ली सरकार ले या केंद्र सरकार ले या निगम ले, जो कुछ करना है उस विभाग ने करना है, जो चार्ज लेना उसने लेना है। कई आदमी होने के कारण उन उद्योगों को भी लूटा जाता है। तो कौन उद्योग लगाएगा? हमारे यहाँ तो इतना आसान है नहीं उद्योग लगाना। एक लाइसेंस लेने के लिए पता नहीं कितने पापड़ पेलने पड़ जाते हैं। अगर मैं कहता हूँ दावे के साथ, अगर कोई 1 नंबर में हमारे कानून के अनुसार कोई लाइसेंस लेगा तो उसको लाइसेंस मिल ही नहीं सकता। तो कहाँ कानून है? कानून में चेंज करो, पुराने कानूनों में नहीं चाहिए। चीन की तरह भी एक स्टिक कानून लाओ, छोटा कानून करो, एक स्टिक पर फॉर्मा दो, ये आपने भर कर देना है, इसमें आपने काम करना है, तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। उद्योग आएंगे, बहुत सारे आएंगे, आम आदमी कोई भी रुचि लेगा, कोई भी उद्योग लगा सकता है। लेकिन जो आपने कहा अभी बैंक पैसा नहीं देंगे, बिल्कुल ऐसा होता है। हमारे यहाँ कमीशन खोरी है, बगैर कमीशन के कोई काम नहीं करता। ये माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा कार्य किया था कि लोगों के खाते में पैसे डाले सीधे। हाँ, जनधन से भी, वैसे किसानों को भी, जो भी ये अच्छा काम किया, इसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। प्रधानमंत्री जी की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल सराहनीय थी। लेकिन प्रधानमंत्री एक अकेले हर काम को नहीं कर सकते, हमने भी इसको सोचना पड़ेगा। और हमारी सरकारें जो अपोजिट हैं या पक्ष में हैं उनको भी सोचना पड़े। हाँ, राज्य सरकार जो अपोजिट है, कुछ हैं उनकी, तो उन्हें भी सोचना पड़ेगा। और उनमें भी कुछ आदमी ऐसे भ्रष्ट बैठे हैं, आज भी बगैर कमीशन के कोई काम नहीं होता। अगर किसी ऑफिस में सरकारी में एक मेज भी आती है तो उस पर भी कमीशन फिक्स ठोकता है। 1 रुपये की चीज़ 1000 में आती है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। अगर एक परफॉर्मा ऐसा दे दिया जाए, ये पूरा करो स्टिक समित, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और ऑनलाइन सब कुछ हो ही जाएगा। कोई हमारे एक और बात, सबसे बड़ी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं भाई ट्रांजैक्शन या सब कुछ ऑनलाइन करो, पेमेंट ऑनलाइन करो। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ कि हमारे देश का नेटवर्क सिस्टम इतना सक्षम नहीं है कि हम हर लेन देन अपना ऑनलाइन करें, क्योंकि हमें नेट भी प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता। जो हमारे यहाँ स्पीड है ना कहीं वो 2G के मुकाबले भी नहीं है, इसमें स्थान पे वो 2G के मुकाबले भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्क फ़ोन के ही काम नहीं करते, नेट के कहाँ करेंगे। जो भी बड़ी कंपनियां हैं वे दावे करती हैं, उन पे शिकंजा कसना बहुत ज़रूरी है। वो जनता को लूट रही हैं, जनता का पैसा पूरा ले रही हैं, लेकिन काम 25 पैसा भी नहीं कर रही। लगभग ज़्यादातर कंपनियों के नेट बहुत धीमे गति से कार्य करते हैं। किसी भी सरकारी कार्यालय में जा लो, चाहे डाकघर में जा लो, चाहे किसी बैंक में जा लो, कई बार कहते हैं भी सर्वर डाउन है। क्या है ये? ऐसा क्यों होता है? वो सर्वर नहीं करता, कोई दूसरा लगा दो। वो कमीशन खोरी है सब। ये भ्रष्टाचार जब तक नहीं मिटेगा, जब तक लेन देन या कोई हमारा ऐसा ऑनलाइन नहीं कर सकते। जो ऑनलाइन कहते हैं ट्रांजैक्शन करो, ये करो, भाई साहब फंस के खड़े हो जाते हैं। ऑनलाइन में भी पैसे बीच में अटक जाते हैं। कई बार मैं मोबाइल से करता हूँ लेन देन, तो उसमें पैसे कई बार बीच में हो नहीं पाते। हाँ, ये समस्या है। तो सरकार ने इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या हमारी नेट की भी है। अगर देश को हमने आगे लेके जाना है तो हमें नेट सिस्टम अपना दुरुस्त करना होगा। बिल्कुल, अगर हमारा नेट तंदुरुस्त होगा तो आम आदमी उसकी तरफ आकर्षित होगा और उसको करने का प्रयास भी करेगा, और एक दिन ज़रूर हम कामयाब भी होंगे। लेकिन जैसे चाइना का माल मैं कहता हूँ हम खरीदते हैं, बड़े दुख के साथ मैं कहता हूँ मैं भी उसमें कहीं ना कहीं भागीदार होता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई आइटम किसी न किसी रूप में मेरे घर में भी आ जाती है। लेकिन मैं जब भी किसी चीज़ को देखता हूँ तो प्रयास करता हूँ मैं चाइना का कोई प्रोडक्ट नहीं लूँ। मैं अपने पैसे से अपने दुश्मनों को खड़ा कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी से निवेदन भी करता हूँ, देशवासियों से, चाइना का कोई प्रोडक्ट ना लें। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे देश को आर्थिक नुकसान के साथ और भी कई सारी हानियां प्राप्त हो रही हैं। हमारे दुश्मनों को आए दिन मनोबल बढ़ रहा है। हमारे कहीं ना कहीं हमारे
जो योद्धा हैं, हमारे सीमा पे हमारे नौजवान मौजूद हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं, उन पर आए दिन हमले करते हैं, तो हमारे पैसे का वो दुरुपयोग कराता है। एक चाइना ही तो है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करके आतंकवाद करा रखा हमारे देश में, हम फिर भी नहीं समझ पा रहे। तो मैं कहता हूँ सभी से निवेदन करना, चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, और एक भी चीज़ अगर हम नहीं खरीदेंगे तो घुटने टेक देगा चीन। ज़्यादातर उसकी अर्थव्यवस्था हमारे भारत पर टिकी हुई है। पिछले साल दीपावली में हमने ऐसा करके दिखाया भी था। बिल्कुल किया था, हमने दीवे जलाए थे, मैंने स्वयं भी ऐसा किया था। हमने कोई भी लड़ी उसकी नहीं खरीदी, कुछ उसका चाइना का नहीं खरीदा, और पटाखे का तो बिल्कुल बैन कर दिया गया था। उसका फ़ायदा भी हुआ था। एक ऐसी ही मुहिम चलाएं, और मैं तो सभी से निवेदन करता हूं, ऐसे करेंगे तो एक ना एक दिन चाइना को सबक सिखाने में हम कामयाब हो जाएंगे। अच्छा दहिया साहब, एक और अभी जो मौजूदा टाइम का अभी है, एक बात है कि शायद अभी दहिया साहब चाइना से संबंधित कुछ और बताना चाह रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक टिकटॉक है, जैसे चाइना के टिकटॉक हटा के चाइना के टिकटॉक को भी हम ना यूज करें, क्योंकि ये हमारी लूपहोल भी अपने अंदर ले रहा है। और जो भारतीय बाज़ार में जो हमारे टिकटॉक के मुकाबले में उतारे हैं ऐप, मैं तो उनको कहता हूँ वो लोड करें। जैसे एक पहचान ऐप आया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बिल्कुल 100% भारतीय है, भारत की संपत्ति है। आपकी सभी जानकारियाँ बिल्कुल गुप्त होंगी, अपने देश से कोई बाहर नहीं जाएगा। हमारा डाटा चुरा लेते हैं ये लोग, हमारी बहुत सारी जानकारी चुरा लेते हैं इसके बहाने। तो मैं तो यही कहता हूँ, कोई उसी डाटा से मार्केटिंग, हाँ, उसी मार्केटिंग होती है। हमारे पास जो अनलीगल फ़ोन आते हैं, क्यों आते हैं, वो यही लोग भेजते हैं। तो मैं कहता हूँ ये पहचान ऐप जो हमारा टिकटॉक के मुकाबले आया है, इसको यूज़ करें। ये हमारा भारतीय एक सिंबल है, हमारे भारत की पहचान बनेगा। बहुत सारे साथी से जुड़े हुए हैं, मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो आप भी इससे जुड़िए। एक कम से कम चीन को सबक सिखाने में हम अहम भूमिका निभा सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो उसको हम हराएंगे और भारत को विजय दिलाएंगे। दहिया साहब, एक सवाल, अभी आजकल जो एक मुद्दा बहुत मतलब तेज़ी से अभी परिदृश्य में आ रहा है, वो आ रहा है माइग्रेंट लेबर, प्रवासी मजदूर। पहले तो मुझे इस प्रवासी शब्द पे आपत्ति है। जब हमने जम्मू कश्मीर से सारी धाराएं हटा दी जो उनको हमारे देश से अलग करती थी, तो ये तो शुरू से हमारे ही देश में है। जो मज़दूर महानगरों में आकर, दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में आकर यहाँ कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, यहाँ की मंडियों में काम करते हैं, लोगों के रोज़मर्रा के जीवन को सुचारू करने में अपना पसीना बहा देते हैं, आज वही मज़दूर सड़कों पर भटक रहा है। और सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, मजदूरों के साथ इतना असंवेदनशील रवैया क्या आपने भारतीय इतिहास में कभी देखा? देखिए, इस भारत में हम प्रवासी शब्द ही नहीं, सारे ही प्रवासी हैं एक देखा जाए तो, क्योंकि हम भी अपने गांव छोड़ के यहाँ आए काम धंधे के लिए, वो तो प्रवासी तो हम भी हुए। ये शब्द तो नहीं लगाना चाहिए। और जो मज़दूर भाई जा रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं भी कई बार रोकने का प्रयास करता हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या दिखाई दे रहा है उन लोगों को। वो बिल्कुल पैदल जाने पे उतारू हैं, वो बिल्कुल बच्चों को लेके जा रहे हैं, छोटे छोटों को, 10 को। तो मैं रोज़ाना रोकता हूँ, 10-20 को मैं बोलता भी, अरे तुम रुको ना, सरकारी व्यवस्था हम कराएंगे, कोशिश करेंगे, सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। भाई उनसे भी मेरा निवेदन है, 14 दिन 15 दिन कहीं रहने की सरकार व्यवस्था करती है तो रह जाना चाहिए। जब समाधान हो जाएगा तो चले जा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जीव हानि की समस्या एक बनी रहती है, 24 घंटे भय बना रहता है। पैदल चलेंगे तो कोई गाड़ी मार देगी, रेल पटरी पर जाते कोई ट्रेन हादसा हो जाता है, किसी टेम्पो में लटक के जाते हैं, वो भी एक हादसा हो जाता है। तो बड़ा दुखदायी घटना कहीं सुनने में आती है, वो गलत है। क्या है दहिया साहब की शुरुआती जब लॉकडाउन जब 1-2 चरणों तक चला तो 40 दिन तो हर सरकार ने उन मज़दूरों को रोका, उनको शेल्टर होमों में ठहराया, सब कुछ किया। जब सुविधाएं पर्याप्त नहीं हो पाई तो उनके लिए ट्रेनें शुरू कर दी गई। जब उद्योग धंधे शुरू होने की हालत में थे तब मज़दूरों को वापस भेजना शुरू किया। पहला सवाल कि उनको पहले क्यों नहीं जाने दिया जब वो जाना चाहते थे, उनको 40 दिन तक रोका गया।
क्यों रोका गया? अगर उनको भेजना ही था, आपके पास संसाधन पर्याप्त नहीं थे तो उन्हें पहले नहीं रोकते। और अब जब आप उद्योग धंधे खोल रहे हैं तो फिर उनके लिए ट्रेनें क्यों खोली? जहां आपने उनको 40 दिन रोका था, किसी तरह 10-20 दिन और रोक लेते, ताकि क्योंकि जो हाँ वो जा रहे हैं अपने गृह राज्य में, रोजगार तो वहाँ भी नहीं है। तो सरकार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार इन तैयारियों को करने में या जो ये आकलन करने में कहीं ना कहीं चूक गई है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए सरकार की नाकामी नज़र आ रही है, क्योंकि सरकार ने इस प्रकार के कदम नहीं उठाने चाहिए थे, किसी को ढील नहीं देनी चाहिए थी। अगर सरकार चाहती तो सबको चक्का जाम कर देती। सरकार ने अपनी ओछी राजनीति के लिए कुछ चंद नेताओं ने इस व्यवस्था को ख़राब किया। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ बिहार के एक एमएलसी ने पीछे बयान दे दिया था कि अगर नीतीश कुमार ने अपने राज्य के माइग्रेंट्स को अगर बाहर से नहीं बुलवाया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में 5 लाख वोटों का नुकसान हो सकता है। और उसके बाद ट्रेनें चलने लगी। देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये बताऊँ, ये मजदूर भाई राजनीति का शिकार हो रहे हैं, उनसे उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इनकी बातों में ना आए। इन लोगों का काम है हमें ठगना, झूठे आश्वासन देके, झूठे प्रलोभन देके हमेशा हमें ठगा गया है और आगे भी हमें ठगते रहेंगे। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, मजदूर भाइयों से भी, किसी की बातों में ना आए। जहाँ जो है, देखिए आज ना कल काम तो सब ने करना ही पड़ेगा। कल ने आप फिर आओगे, कोई फ्री ट्रेन के चक्कर में, कोई बस के चक्कर में ना जाएं, पूरे परिवार को लेकर जा रहे हैं, फिर पूरे परिवार को आओगे तो डबल खर्चा आप दे के आओगे और फिर आप कहीं ना कहीं हानि उठाओगे। अब यहाँ जहाँ जमे हुए हैं वहीं जमे रहें, चंद दिनों की बात है। देखो तूफान आते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कई पेड़ ऐसे होते हैं जो अपनी जड़ें मजबूत करते हैं और वो खड़े रहते हैं। कई पेड़ ऐसे होते हैं जो उखड़ जाते हैं, जिनके मनोबल ढीले होते हैं वो उखड़ जाते हैं, जिनके दृष्ट मनोबल है वो रुके रहते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, इन राजनीतिकों की बातों में ना आए। ये वोट के झूठे व्यापारी जो हमें प्रलोभन दे के खरीदते हैं, इसीलिए ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं और उसमें ही हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भैया साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक घोषणा की ये राहत पैकेज के दौरान कि अगस्त 2020 से एक योजना लागू होने जा रही है, एक देश एक राशन कार्ड, और मार्च 2021 तक पूरे देश को इस योजना से जोड़ दिया जाएगा। आप चूँकि पीडीएस जो राशन वितरण प्रणाली है उसको लेकर काफ़ी संघर्ष करते रहे। नरेला में हमने खुद देखा है कि जब लोगों को राशन नहीं मिलता है तो आपने सड़कों पे खुद आप उतरे हैं, पुलिस का भी विरोध आपने झेला, लाठियां भी झेली, सारा किया आपने जनता के लिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश की राशन वितरण प्रणाली कैसी है। अब ये जो योजना लागू हो रही है इसके बारे में सरकार ने बताया ये है कि एक देश एक राशन कार्ड लागू होने के बाद देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी राज्य से हो, वो जिस राज्य में रहता हो, वो किसी भी पीडीएस की दुकान पे जाएगा और अपने हिस्से का राशन वहाँ से ले सकेगा। तारीख बता दी गई है अगस्त 2020 योजना के लागू होने की। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो पीडीएस की व्यवस्था है, जो राशन वितरण प्रणाली की मौजूदा व्यवस्था है हमारे देश में, क्या ये संभव है? अगर सपोज करें कि नरेला में एक पीडीएस दुकान पे 500 राशन कार्ड बने हुए हैं, वहाँ बाहर से आने वाले मजदूर 200 हैं, तो उनको एट अ टाइम वो राशन पीडीएस वाला कैसे दे पाएगा? ये योजना क्या इतनी जल्दी बगैर किसी तैयारी के या बगैर सिस्टम को रिनोवेट किए क्या संभव हो सकता है कि अगस्त 2020 से इस तरह की योजना आ जाए? बिल्कुल, सरकार का ये अच्छा कदम है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और राशन कार्ड की बात आपने कही, पूरे देश में अगर एक राशन कार्ड होगा तो कहीं ना कहीं जो धोखेबाज हैं उनको भी लगाम लगने का कार्य करेगा। और दूसरी बात, आज भी मैं कहता हूँ पूरे देश में योजना की राशन कार्ड, सवाल है मेरा, राशन कार्ड उस वितरण प्रणाली को सुधारे बिना, जब अभी राशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है टाइम से, तो क्या उस राशन वितरण प्रणाली को सुधारे बिना या उसका डिजिटलाइजेशन किए बिना या उसको आधार कार्ड या पैन कार्ड से किसी भी तरह से जोड़े बिना क्या संभव है कि
एक देश एक राशन कार्ड योजना को अभी आनन फानन में अगस्त 2020 से लागू कर दिया जाए। देखिए, आधार कार्ड से लिंक किए बगैर अगर किया तो घपला फिर हो जाएगा। आज भी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जो असल राशन का हकदार है उसको शायद राशन आज भी नहीं मिल रहा। देश में जो अगर असल पेंशन का हकदार है उसको पेंशन आज भी नहीं मिल रही। बहुत सारे आदमी मेरे पास आते हैं और मैं बहुत मदद भी करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के कारण उस बात को दबा दिया जाता है। एक राशन कार्ड को आधार से लिंक करना पड़ेगा, बहुत फ़ायदा होगा। और जो राशन कार्ड की परिभाषा में बता देता हूं, आज भी ऐसे बहुत सारे हैं, अगर राशन कार्ड को चेक कराया जाए उस राशन कार्ड की श्रेणी में लोग नहीं आते जो राशन कार्ड बनवा रहे हैं और लाल पीले गुलाबी कार्ड बनवाते हैं। वे सक्षम आदमी जिनको कई कई हजार लाखों कराया जाता है, वे आदमी राशन कार्ड बनवा रखे हैं। मैं देखा ये सवाल हमने आपसे लिया क्योंकि आप इस मामले में नरेला में आपने काफ़ी संघर्ष किया है। नरेला में कई हजार राशन कार्ड मैं ऐसे कहता हूँ जो ऐसे हैं, अगर चेक किए जाएँ जो उस श्रेणी में है ही नहीं, उनकी जांच की जाए। मैं कहता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ, उसकी जांच की जाए। उससे दो फायदे होंगे, गरीबों का राशन कोई दूसरा नहीं लेके जाएगा और सरकार का नुकसान भी नहीं होगा। जो सरकार ने देना आम आदमी तक वो राशन पहुंच जाएगा। सभी की जांच करें, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाला हो चाहे वो महल वाला हो, उसकी परिभाषा जो भी है देख के, जो भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं उसको देख कर राशन कार्ड बनाया जाए। जो राशन कार्ड है उनकी इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है। किसी तीसरी एजेंसी से उसकी जाँच कराएँ और देखें ये आदमी घर घर जाके पहुँच के आदमी 4 आदमी की टीम, कम से कम 5 आदमी की टीम जाए घर पर, 6 आदमी की टीम कहता हूँ ऐसी जाए, जिसमें कोई नज़दीक ऐसा संगठन भी हो जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हो, उसका RW हो सकती है, उसको भी साथ ले, ताकि पता चले कि राशन कार्ड को चेक करने के लिए आ रहे हैं। वो आदमी राशन कार्ड मूल नहीं दिखाएगा, वो शर्माएगा। तेरे बारे 4 आदमी राशन कार्ड पता चल जाएगा। आज बहुत सारे में बता रहा ना, लाखों रुपये जिनका किराया आ रहा है राशन ले रहे हैं। नरेला में मैंने देखा है लोगों ने किट ली हैं जिनको काफ़ी सारे सक्षम तरीके से, जो अपने कई हज़ारों रुपए लाखों रुपए किराया ले रहे हैं। अरे डूब कर मर जाओ, गरीबों का जो राशन खा रहा है कहाँ जाएंगे। वो जो इस सक्षम है वो 10 आदमियों को खाना खिलाने के लायक है, लेकिन वो राशन का गेहूँ ले रहा है, वो राशन की किट ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है और घोटाला है। मैं तो कहता हूँ ये कोरोना रुक लेने दो, इस खाने में और किट बंटने में भी बहुत बड़ा घोटाला है। सरकार के ही आदमी टेंडर लिए हुए हैं, सरकार के ही जो मंत्रियों के आदमी हुए टेंडर लिए हुए हैं। किट को कितने में सरकार खरीद रही है, कितने हुआ किट जा रही है मार्केट से। अच्छा, किट से ध्यान आता है कि जो पूरी कवायद अभी चली 3 चरणों की, अब चौथे चरण का लॉकडाउन आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने लोकल से वोकल की तरफ मुड़ने के लिए कहा है, मतलब हम स्वदेशी का इस्तेमाल करें, इसकी तरफ अब जोर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि अब हमें कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। अस्पतालों की कमी नहीं, बेडों की कमी नहीं, वेंटिलेटर पे बहुत कम लोग मौजूद हैं, नो डाउट, सारी बातें स्वीकार्य हैं। बीच बीच में कुछ घटनाएं आती हैं जो कि मन को कहीं ना कहीं रुला देती हैं। जैसे जिनको पॉजिटिव होने की शंका है उन्हें अस्पताल भर्ती नहीं करते। कुछ ऐसे भी मामले आए हैं जिनकी 2 घंटे पहले रिपोर्ट आई और 2 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। सवाल ये है कि क्या ये पूरा परिदृश्य इतना बिगड़ता ये ज़रूरी था? क्या एक जिस तरह से आप नरेला में या आसपास के इलाकों में जो आपने समय दिया है जनता के बीच, आपको क्या लगता है कि क्या संभावना आगे के लॉकडाउन के लिए जो चौथा चरण आ रहा है उसके लिए क्या कुछ कदम ऐसे उठाए जा सकते हैं जो कि बिगड़ते हालातों को सही कर सकें? देखिए, आगे शायद स्थिति और भी ख़राब हो जाए। जो भी स्थिति ख़राब होगी उसकी जिम्मेवार सरकार होगी, ना कि जनता, क्योंकि सरकार का आदेश प्रॉपर तरीके से नहीं था। बॉर्डर की सीमाएं सील करने से समाधान नहीं था। मार्केटें तो ऐसे ही खुली थी, जो मार्केटें सब्जी की है, ये है, रेहड़ी पटड़ी सब ऐसे ही लग रही थी। आजादपुर मंडी खुली थी, सब लगी थी। व्यवस्था सुधारनी थी तो तरीके वाइज इसका काम करने की आवश्यकता थी। और एक सरकार कहती भी हम किसी को एडमिट नहीं करेंगे। सरकार के पास मैं मानता हूँ हॉस्पिटलों की कमी है, लेकिन हमारे पास तो स्कूलों की बिल्डिंग बहुत सारी हैं।
हम एक कमरे में 4-6 गद्दे लगवा दो भाई, हमें बेड की आवश्यकता नहीं है। ज़मीन में गद्दे, महामारी का रूप है, देखिए इसमें सबको सुविधा देना मुनासिब नहीं है। लेकिन टेंटों की बहुत दुकानें हैं, बहुत सेवक हैं हमारे, कोई पैसे नहीं ले सरकार से, उनसे गद्दे मंगा लो, ये करा लो, उनको व्यवस्था तो दो, गर्म पानी दो, कुछ रोकथाम। उनको रोकने से कोरोना महामारी नहीं रुकेगी, उनको किसी को पानी नहीं मिलता, किसी को खाना नहीं मिलता। और सबसे बड़े दुख की बात तो मैंने देखा कि दिल्ली पुलिस का जवान इलाज के बगैर दम तोड़ गया, आँखों में पानी आ गया। उनकी वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ। एक नौजवान ऐसे तड़प तड़प के मर गया जो जनता के लिए 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहा है, जो कोरोना महामारी बीमारी में जनता के सहयोग के लिए अपनी जान दांव पर लगा दिया और उसको एडमिट नहीं किया गया। बड़े दुख की बात है। मैं तो कहता हूँ जहाँ भी वो गया था, फर्स्ट बार जिस हॉस्पिटल में ले गए थे वहीं उसको एडमिट करना चाहिए था, इलाज हो या ना हो। लेकिन उसकी जो केयर बनती है हमारे पास जो है, जो फैसिलिटी सरकार दे सकती है वो तो उसको मिलती। इससे दूसरे आदमियों का भी मनोबल घटेगा। जो हमारी नर्सें हैं, हमारे डॉक्टर हैं, उनको ले जाकर रोक दिया जाता है। वीडियो बहुत सारी वायरल होती हैं, आप भी देखते हो। उनमें कहते हैं भी हमें यहाँ 5 घंटे से रोक दिया, कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो खुले में बैठा दिया, यहाँ तो ये कर दिया, यहाँ तो बाथरूम गंदे हैं, यहाँ तो टॉयलेट की सुविधा नहीं है, यहाँ खाने की सुविधा नहीं है। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी साबित हो रही है। मैं मानता हूँ, मैंने बोला ना, वैक्सीन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम समाधान ज़रूर कर सकते हैं। वो समाधान सरकार करना नहीं चाहती। सरकार ने जितनी भी कोरोना महामारी दिल्ली में बढ़ी है, सरकार की नाकामी के कारण बढ़ी है। सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सरकार अगर इस ओर ध्यान देती तो ये महामारी इतना भयंकर रूप नहीं ले पाती जो आज ले रही है। सरकार की निठल्लेपन, नकारा अधिकारियों के कारण ये कार्य हुआ है। दिशा निर्देश तो दिए हैं लेकिन आधे अधूरे दिए गए हैं, उनका पालन नहीं हुआ। अभी हमने जोगिंदर दहिया जी से काफ़ी मुद्दों पे बात की, विस्तार से बात की। इस बातचीत का हमारा मकसद ये है कि हम जो भी फैसले आ रहे हैं, जो भी व्यवस्थाएं हो रही हैं, आगे भी देश काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन की स्थिति में रह सकता है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये लड़ाई लंबी है। इस चर्चा का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं, उन व्यवस्थाओं को लेकर आम जनमानस, जनप्रतिनिधि और संस्थाओं के पदाधिकारी, संस्थाएं क्या सोचती हैं। अगर सरकारों को या सरकारी मशीनरी को या शासन प्रशासन को हमारी इस बातचीत से कोई पॉजिटिव चीज़ अगर मिलती हो तो ज़रूर लें, और कुछ अगर बुरी लगती हो तो उसके लिए हम दिल से माफ़ी चाहेंगे। दिल्ली न्यूज़ 24 के लिए संदीप कुमार के साथ मैं अमित लाल नरेला से, धन्यवाद।